हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डायलर्स के ऊपर। आज हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का आज पार्ट फर्स्ट है। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड से अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले हमने सीरीज के अंदर अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 पार्ट्स को डिस्कस कर लिए है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे, आप उन पार्ट को भी देख लीजिए ताकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी और अच्छे तरीके से हो सके। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। राइट, चलिए आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च? हमारी रिसर्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हमारे पास जो नॉलेज की बॉडी होती है जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, उसको रिव्यू करना, उसको दोबारा देखना। क्या ये मतलब होता है रिसर्च का? नहीं। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो चीजें हमें पता है उसको समराइज करके बताना, क्या वो रिसर्च है? टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, एक डिग्री लेना एकेडमिक्स की, तो उसको रिसर्च कहते हैं। या टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोन फैक्ट्स। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो आपको पता है कि रिसर्च का पार्ट होता है, रिसर्च का एक स्टेप होता है जिसमें पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर जाके हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक स्टेप परफॉर्म करते हैं। राइट, तब जाके हमारा रिसर्च प्रोसेस पूरा का पूरा स्टार्ट होता है यहाँ से। राइट, बट जैसे ही आपको पता है कि मेन ऑब्जेक्ट का रिसर्च का होता क्या है, अगर आप रिसर्च वर्ड को ब्रेक करेंगे तो उसमें से निकल के क्या आएगा? री प्लस सर्च। जो चीज आपने किसी ने ऑलरेडी सर्च करी है या आपने ऑलरेडी सर्च करी है, उस चीज को आप क्या करोगे? रिसर्च। मतलब कि आप दोबारा उस चीज को अलग एंगल से देखोगे, अलग तरीके से देखोगे, अलग इंटरप्रिटेशन लेके आओगे, अलग रिजल्ट्स लेके आओगे, तो उसको क्या बोला जाता है? रिसर्च। तभी क्या लिखा है लास्ट ऑप्शन हमारा? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, कुछ नए फैक्ट्स को लेके आना, और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोन फैक्ट्स, जो ऑलरेडी पता है उसकी फ्रेश इंटरप्रिटेशन देना, इसको बोला जाता है हमारा रिसर्च। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए, देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन सैम्पलिंग एरर के ऊपर। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद, देखिए जब भी आप अपनी डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। राइट, तो जो हमारे पास जब भी डेटा कलेक्ट होता है, दो टाइप्स के एरर हमारे पास कमिट होते हैं। एक सैम्पलिंग एरर होता है, एक हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। हम सैम्पलिंग एरर को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट जो नॉन सैम्पलिंग एरर होता है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता। बट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया? सैम्पलिंग एरर। बिकॉज सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जब आप ऑलरेडी सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, उस समय आपसे गलती हुई, उसको सैम्पलिंग एरर बोला जाता है। राइट, तो सैम्पलिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? हमारे पास क्वेश्चन के डिक्रीज इन दी सैंपल साइज, इंक्रीज इन दी सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन या प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कभी भी क्वेश्चन है कि सैंपलिंग एरर जो हमारे पास हो रहा है कमिट, सैंपलिंग एरर कैसे कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आप जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल को ड्रा आउट करना है, उसी में से आप सैंपल को नहीं निकाल पाए, मतलब कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये भी एक सैंपलिंग एरर है। तो ये कम कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए आपने इसको कम करना है, आप अपनी चीज को बढ़ा दीजिए। चीज मतलब आप अपने सैंपल साइज को इतना बड़ा कर दीजिए कि आपका जो सैंपलिंग एरर वो बहुत कम लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अगर आपको 10 बार आप पे कोशिश करते हैं, आपको 9 बार रिजल्ट मिलता है, एक बार आपसे गलती होती है, तो यहाँ पे 10 के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्टेक लग रही है। अगर मान लीजिए आप चीज को 100 बार करेंगे तो 100 के पीछे 10 बार गलती बच जाएगी। राइट, तो हमारे कम से कम हम 100 में से 90 टाइम सक्सेसफुल हुए हैं, 10 बार अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो मतलब कि पहले आप 10 सैंपल साइज से काम चला रहे थे, अगर आप 100 सैंपल साइज लेंगे तो हमारे पास कितनी गलतियां रह जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ 10। कहाँ 10 के पीछे एक गलती थी, कहाँ 100 के पीछे 10। तो ये एक मतलब होता है सैंपलिंग एरर को कम करने का। तो सैंपलिंग एरर डिक्रीज कैसे हो सकता है? इंक्रीज इन दी सैंपल साइज। बट इसके ऑपोजिट कभी भी आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि हम नॉन सैंपलिंग एरर को कम कर सकते हैं या नहीं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं कम कर सकते। तो उसके लिए एहतियात क्या हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि जो चीज कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, तब जाके हम उसको होने से रोक सकते हैं, बट उसको कम कभी नहीं किया जा सकता नॉन सैंपलिंग एरर को। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। राइट, देखिए यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से हमारे पे कौन सी टाइप का क्वेश्चन पूछा है? फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर। तो फंडामेंटल रिसर्च को बहुत सारे नेम से ही बोला जाता है। बेसिक रिसर्च भी कुछ कह देते हैं लोग इसको, कुछ कंसेप्चुअल रिसर्च भी कह देते हैं। राइट, कुछ प्योर रिसर्च का नाम भी दे देते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे यूज होती है? इसके प्रिंसिपल्स कहाँ पे यूज होते हैं? एक्शन रिसर्च में,
अप्लाइड रिसर्च में, फिलोसफिकल रिसर्च में या हिस्टोरिकल रिसर्च में? देखिए, एक्शन रिसर्च तो आपको पता है कि अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होता है, बट फंडामेंटल रिसर्च वैसे होती क्या है? फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है कि जिसमें हम प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, राइट? हम बिल्कुल एक नई चीज को इन्वेंट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। अब इसके प्रिंसिपल्स कहाँ पे यूज होते हैं? बिल्कुल अप्लाइड रिसर्च में, राइट? अप्लाइड का मतलब क्या कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको अप्लाई करके आपने देखना है, तो इसको बोला जाता है अप्लाइड रिसर्च, राइट? तो एक्शन रिसर्च तो वैसे इसका पार्ट ही है, तो बट हमारे पास अप्लाइड रिसर्च ही होती है जिसमें हम अपनी फंडामेंटल रिसर्च के, बेसिक रिसर्च के जो प्रिंसिपल हमने बनाए हैं फंडामेंटल रिसर्च में, हमने अप्लाइड रिसर्च के अंदर आके उनको क्या करना होता है? इंप्लीमेंट करके देखना होता है कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, राइट? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया? अप्लाइड रिसर्च। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि हमारी रिसर्च जर्नल, जिसमें हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उसको किस क्वालिटी से देखा जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर से देखा जाता है, एच इंडेक्स से देखा जाता है, जी इंडेक्स से देखा जाता है, या I10 इंडेक्स से? देखिए, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आप और अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, तो मैं वो भी बता देता हूँ। इसको इम्पैक्ट फैक्टर के मद्देनजर देखा जाता है कि कौन सा रिसर्च जर्नल अच्छा है या नहीं अच्छा। देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है? एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है साइटेशन। साइटेशन का प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप 10 रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको 10 रिसर्च में कुछ ना कुछ ऐसा मिला जो आपके काम का था, जो आपके लिए यूजफुल था, जो आपको लगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि रिसर्च वो होती है जिसमें आप किसी के काम को कॉपी ना करो, बट हाँ, आप उनके आइडिया को, उनकी इंफॉर्मेशन को एज अ बेस बना के अपनी एक नई रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो। जब आपने 10 रिसर्च पेपर को लिया, 10 में से 10 रिसर्च आर्टिकल्स में से कुछ ना कुछ लिया, जब आप उन 10 रिसर्च पेपर के ऑथर्स का नेम अपनी रिसर्च में डालोगे, राइट? तो उससे क्या होता है कि जो जो सारे ऑथर बार बार उनका नाम आपकी रिसर्च में आएगा, आप ही की तरह बहुत सारे रिसर्च पेपर में उनका नाम आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो वाला रिसर्च आर्टिकल काफी ज्यादा लोगों ने पढ़ा। तो जितना ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, तो उससे क्या डिसाइड होता है एक रिसर्च पेपर का, और एक पूरे के पूरे बड़े तौर पे देखे तो रिसर्च जर्नल का, अगर कह सके तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइड होता है। इम्पैक्ट डिजाइन फॉर मतलब कि वो रिसर्च जर्नल कितना अच्छा है, जिसके कारण लोगों के अंदर जाके उसकी इंफॉर्मेशन का, आर्टिकल का इम्पैक्ट कितना अच्छा है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी अच्छी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है। तो वहां से डिसाइड होता है इम्पैक्ट फैक्टर, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं गुड रिसर्च एथिक्स में। देखिए, रिसर्च एथिक्स भी एक रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से मैटर करता है कि आप कौन सी चीज को सही कह सकते हैं, कौन सी चीज को गलत कह सकते हैं, राइट? तो इसमें से देखते हैं कि गुड रिसर्च एथिक्स कौन से होते हैं। नॉट डिस्क्लोजिंग होल्डिंग्स शेयर स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रिसर्च को फंड कर रहे हैं, जो आपकी रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या आप उनका नाम बताना, क्या ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट है? ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपकी रिसर्च को, तो आप बताएं चाहे नहीं बताएं, इसमें रिसर्च एथिक्स का कोई रोल नहीं है। आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन है असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली। मतलब कि जो आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हो एक टाइप की, वो आप एक ही पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को, या एक ही पीएचडी स्टूडेंट को, एक ही रिसर्च स्कॉलर को वही एक प्रॉब्लम दें, वही सेम प्रॉब्लम आप किसी और स्टूडेंट को नहीं दे सकते। क्या ये है रिसर्च एथिक्स? देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कशिंग विद योर कलीग्स कॉन्फिडेंशियल डाटा फ्रॉम अ रिसर्च पेपर। मतलब कि एक ऐसा डाटा, फॉर एग्जांपल आपने किसी से उनकी डिटेल्स फिलअप करी, और वो डिटेल्स आप 10 पर्सन की किसी और को बता रहे हो, तो क्या ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट है? ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट नहीं, ये अनएथिकल डिसीजन हो गया, जिसके कारण हमारे रिसर्च एथिक्स क्या हो गए? फेल हो गए यहाँ पे। तो सी पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। देन क्या है? सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिश इन मोर देन वन जर्नल। इसका मतलब क्या है कि आप सेम ही एक रिसर्च टॉपिक को 2 जर्नल्स में पब्लिश कराने के लिए देते हो, तो क्या वो रिसर्च एथिक्स है? ये रिसर्च एथिक्स नहीं है, ये अनएथिकल अप्रोच है कि आप अपने एक ही काम को 2 बार क्रेडिट लेने के लिए एक और रिसर्च पेपर में भी पब्लिश करवा लो। तो ये बिल्कुल एक अनएथिकल अप्रोच है, ऐसा नहीं कर सकते अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, राइट? अब देखते हैं बी पार्ट, असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली। ये बिल्कुल रिसर्च एथिक्स का पार्ट है कि आप एक ही टाइप की प्रॉब्लम को एक ही स्टूडेंट को बताएं। अगर एक ही प्रॉब्लम को सेकंड पर्सन भी कर रहा है, थर्ड पर्सन भी कर रहा है, फोर्थ पर्सन भी कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को ये फर्स्ट वाला भी पर्सन उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके कारण क्या हो सकता है? अनएथिक्स हो सकती है आपकी अप्रोच। इसीलिए रिसर्च एथिक्स में क्या होता है कि जो आप एक प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हो, वो एक ही स्टूडेंट को आप असाइन करें, ठीक है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी।
चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। देखिए सैम्पलिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो एक एलिमेंट होता है पॉपुलेशन का, उनकी सभी की सेम प्रोबेबिलिटी होती है हमारे सैंपल के अंदर आने की। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सभी के सेम चांसेस नहीं होते हमारे सैंपल में आने की। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग मेथड में से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे जाके आप सैम्पलिंग कर रहे हो, तो वो तो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। कोटा सैम्पलिंग, इसमें से आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट का कोटा फिक्स कर देते हो कि पहले 10 बंदे इसी सेगमेंट से आएंगे, बाकी आप जैसे मर्जी कर ली, तो ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी का है। जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट में क्या आ गया कि पर्सनल आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये वाली चीज मेरे को इसलिए लग रही है, तो वैसे सैम्पलिंग हो गई, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। हाँ, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारा का सारा किसका पार्ट आ जाता है, हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो इसलिए 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी होती है, रैंडम सैम्पलिंग भी होती है। ये सारा का सारा पार्ट किसका है, हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये रिसर्च प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन है कि किस तरीके से रिसर्च प्रोसेस हमारे स्टेप्स होते हैं। इनको स्टेप्स के अंदर हमने अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रॉब्लम के बारे में हम अपने आपको इंडल्ज करना चाहते हैं, किसके अंदर हम अपनी कोशिश करेंगे कि उसमें से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आ पाए। राइट, हमने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, देन क्या करना है, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि हमने प्रॉब्लम को ये क्यों उठाया, इस प्रॉब्लम में से हम क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से क्या क्या आने वाले टाइम पे हो सकता है। राइट, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मेथडोलॉजी डिजाइन करते हैं। मेथडोलॉजी का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से रिसर्च को परफॉर्म करेंगे, कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, कौन से मेथड से क्या क्या रिजल्ट को हम लेके आएंगे। तो इसमें से हम मेथड डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हमने रिसर्च को परफॉर्म करना है। हमने मेथड डिजाइन कर लिए, फिर मेथड के बाद क्या होता है कि जिस मेथड की हमने बना ली है डिजाइनिंग, उसको क्या करते हैं, देन हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस मेथड के हिसाब से। फिर आ जाएगा हमारा पहले स्टेप हमने डिस्कस किया फर्स्ट, सेकंड, फिर क्या आ जाता है हमारे मेथडोलॉजी। फिर हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। देन जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, हम डेटा को ऑब्वियसली बात है एनालाइज करेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप क्या आएगा, जो डेटा को एनालाइज हो गया उसकी इंटरप्रिटेशन करके हम क्या कर देंगे, अपने रिजल्ट को बना देंगे। तो क्या हुआ हमारा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, देन आ जाता है हमारे पास 3, फिर आएगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो जाता है हमारे पास, 7 का बी पार्ट। राइट, चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे हाइपोथेसिस के ऊपर है कि हाइपोथेसिस के बारे में आपने रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक अजम्पशन भी कह देते हैं, इसको प्री सपोजिशन भी कह देते हैं, जहाँ एक कह सकते हैं कि एक अगर हिंदी की बात करें इसको तुक्का भी कह सकते हैं। पर ये तुक्का हमारा आने वाले टाइम पे तभी जाके सही होगा जब हम रिजल्ट प्रूव करके उसको आइडेंटिफाई करने के बाद बताएंगे कि ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। राइट, उसके लिए हाइपोथेसिस आपने जरूर पता होगा, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। जब हमारा हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। राइट, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन। राइट, अब हाइपोथेसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ए हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं, हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अज्यूम करते हैं, उस अज्यूम करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस को अज्यूम किया है क्या वो चीज सही है या नहीं सही है। इसके लिए एक एग्जांपल आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा कि क्लास के अंदर अगर प्रोजेक्टर लगाएंगे तो क्या इससे हमारे स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम अच्छी आएंगी। हमने तो एक एविडेंस, लिमिटेड एविडेंस के ऊपर एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, उस प्रोजेक्टर को अप्लाई करके स्टूडेंट्स के आउटकम देखेंगे। जब आउटकम अच्छी आई तो उससे हम क्या कहेंगे, हमारा हाइपोथेसिस, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। देन क्या है, हाइपोथेसिस ए बेसिस फॉर द रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रुथ। देखिए हम बिल्कुल कभी भी अज्यूम नहीं करते कि हमारा हाइपोथेसिस सही है, बिकॉज हमने पहले ही क्या कह दिया कि हम तो एक अज्यूम कर रहे हैं। हम तो टेस्ट करने के बाद बताएंगे जो हमारी अजम्पशन है वो सही होगी या गलत होगी। राइट, तो वो रीजनिंग के लिए क्वेश्चन होता है कि हमारी रीजनिंग क्या है, या तो ये चीज सही है और उसके
बिल्कुल ऑपोजिट हमारा क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमने ज्यूम किया कि प्रोजेक्टर लगाने से क्लास के स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम में कोई चेंज नहीं आया, तो ये हो गया नल हाइपोथेसिस। हमारा ऑपोजिट हाइपोथेसिस क्या होगा, क्लास के अंदर लगाने से प्रोजेक्टर इससे कारण लर्निंग आउटकम में चेंज आए, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, राइट। तो बेसिस हमारा होता है हाइपोथेसिस रीजनिंग के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। देन क्या है, हाइपोथेसिस ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना। इसका मतलब क्या है कि जब हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, राइट, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक थ्योरी बन जाता है कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा करने से ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल हमने एडवर्टीजमेंट एक नई लॉन्च करी, एडवर्टीजमेंट नई लॉन्च करने से हमारे कंपनीज की सेल बढ़ी, तो हमारे पास एक फिनोमेना आ गया कि जैसे जैसे हम अपनी एड बढ़ाएंगे कंपनी की, तो उससे क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होंगी। तो फिनोमेना क्या है कि हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेनेशन है, प्रपोज एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। सी बिल्कुल सही है। देन डी क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस है साइंटिफिक थ्योरी। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमारा हाइपोथेसिस ही क्या है, एक अजम्पशन है। हाइपोथेसिस बना लिया तो इसका मतलब वो भी थ्योरी नहीं बना है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस कभी भी थ्योरी अब तब तक नहीं बनता जब तक हम उसको प्रूव नहीं करते, इसलिए पहले ही सीधा कहना कि हाइपोथेसिस हमने अपनी रिसर्च में बना लिया तो इसका मतलब वो थ्योरी बन गया, ये भी कहना गलत है। तो इसलिए 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, डी, राइट। आज हमने 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने 10 पार्ट को नहीं देखा, उनको भी आप प्लीज देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।